नमस्कार दोस्तों, शिक्षण शास्त्र हो चाहे व्याकरण हो, आप सबको पता है कि हम सभी पक्षों को लेकर आपकी तैयारी करवा रहे हैं और शुरुआत से आपकी तैयारी होती रही है। और हम अभी सभी विषयों के मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं पूरे प्रश्न पत्र के अनुसार। ऐसे ही आपके प्रश्न पत्र का पैटर्न रहेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आपके 2 पद्यांश और एक गद्यांश आने हैं, मतलब 2 अनसीन पैसेज आने हैं जो कि पूरे 15 नंबर के रहेंगे। और 15 नंबर का एक और पक्ष रहता है जो रहता है शिक्षण शास्त्र का, पेडागोजी का। तो टोटल 30 प्रश्न आने हैं। हमें 30 प्रश्न में प्यारे मित्रों 28 प्लस स्कोर करना है। तो 30 प्रश्न में आप 28 प्लस कैसे स्कोर करेंगे वो हम आज आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। चलिए शुरुआत करूंगा पहले प्रश्न के साथ। आप लोग सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। बोल रहा है कविता शिक्षण में मौन पठन वर्जित है। मौन पठन क्यों वर्जित है? समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है, इससे रसानुभूत में व्यवधान होता है, शिक्षण का प्रवाह समाप्त हो जाता है। कविता शिक्षण में आप कविता शिक्षण करते हैं, क्यों करते हैं? लयबद्ध तरीके से, रुचिकर हो बच्चों के साथ, हाव भाव के साथ, पूरी गतिविधि के साथ। यदि आप मौन पठन करेंगे तो कविता शिक्षण का अर्थ कैसे रह जाएगा? तो मौन पठन वर्जित रहता है कविता शिक्षण में। क्यों रहेगा? क्योंकि छात्रों का अवधान बाधित होता है, ये भी सही हो सकता है, और इससे रसानुभूत में व्यवधान होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। रसानुभूत मतलब क्या कि बच्चे उसको रुचि रूप से नहीं ले पाते। यदि आप मौन पठन करेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आएगा। जैसे कि कोई भी कविता पढ़ लीजिए आप, है ना, हिंदी कोई भी कविता उठा लीजिए, मौन पठन करेंगे तो क्या उसमें मजा आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर। ये वाला प्रश्न मैंने कई बार लिया है। देखिए, सूत्र अथवा निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, समय वाय संवायित अथवा अंतर्योग प्रणाली। प्राथमिक शिक्षण पर प्यारे मित्रों ध्यान रखना है, व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि होती है आगमन प्रणाली। आगमन विधि आप सबको पता है, मैंने कई बार सिखाया है। जो मैंने अच्छे साथी हैं, जो मैंने पुराने साथी हैं, सबको पता है आगमन विधि क्या होता है। एक बार और पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न तो आएगा ही आएगा, लिख के रख लेना। आगमन विधि होती है प्यारे मित्रों, लिखना आप लोग, जिसमें हम लोग सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं। उदाहरण से बच्चे कहाँ तक जाते हैं? सिद्धांत तक या नियम तक जाते हैं। ठीक है, एक और होता है निगमन विधि, उसको आगे बताऊंगा। आगे चलो, प्रश्न नंबर 3 ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिए, चलिए। विद्यार्थियों के भाषा कौशलों के विकास को बढ़ावा देना है, तो उसमें आप क्या करेंगे? आपस में वार्तालाप व खेल के अवसर प्रदान किए जाएं, अपने संदेशों के प्रतिपादक के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, विभिन्न संदर्भ में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए, उपरोक्त सभी कुछ किया जाए। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, चाहे पुराने साथी हो चाहे नए साथी हो, सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्यारे मित्रों, हम आप सबको अच्छे से अच्छी कंटेंट देते हैं। हम खुद चयनित हैं और आप सबको चयन कराने का हमारा प्लान है। सभी विषयों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सभी विषयों के सुपर 100 क्लास लिए जा रहे हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, पेपर से पहले पेपर कराया जा रहा है ना। चलिए, तो देखिए, आपस में वार्तालाप कराएंगे, बिल्कुल सही है। भाषा कौशलों के विकास के लिए अपने संदेशों के प्रतिपादक के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, मतलब बच्चे अपने मन की बातें बता सकें। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए, ये भी ठीक है, मतलब आपका उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलूंगा मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ध्यान से पढ़ना है। हर 10 प्रश्न के बाद अपने आप को आंसर बताने कि आपने 10 में से कितने सही किए हैं, ताकि आपको अपना लेवल पता चल सके। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। बिल्कुल, भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे एक किससे पूछा हुआ है? आपसे एक परिभाषा पूछे, स्वीट का, हरलॉक का, चॉम्स्की का, एलिस का। प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा समाज से प्रभावित होता है तथा अपने विचारों से समाज को प्रभावित करता है। उत्तर बताएंगे आप लोग। हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करवाना, लिखते जाना। भाषा और समाज आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभिन्न हिस्सा होता है। अब इस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग एलिस करेंगे। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। एलिस साहब ने बताया है कि भाषा समाज को प्रभावित करती है और समाज भाषा को ही प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़े क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेंगे, इजी टू मॉडरेट, परेशान नहीं होना है।
सबके लिए हार्ड रहता है कोई भी चीज़ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए प्रश्न को। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ठीक है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, व दूसरा बच्चा अपनी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, वही भाषा। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? देखिए, एक बच्चा है मातृभाषा सीख रहा है, मान लो हिंदी सीख रहा है, और दूसरा बच्चा उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, मतलब दूसरे बच्चे के लिए वह द्वितीय भाषा है, मतलब पहली भाषा कुछ और होगी। तो दोनों में क्या समान त्रुटियां आ सकती हैं? अत्यधिक असुंदरता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक। कैसी त्रुटियां आ सकती हैं बताएंगे? प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। ऑप्शंस भी पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। देखिए, जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यहाँ पर अत्यधिक असंतुलता, अत्यधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक। आपका उत्तर ध्यान रखेंगे अत्यधिक सामान्यीकरण हो जाएगा। क्या होता है सामान्यीकरण में? किस प्रकार की प्रक्रिया होती है लिखना। एक ही परिस्थिति में आपने कोई भी नियम या सिद्धांत सीखे, उस नियम या सिद्धांत का आप किसी और अन्य परिस्थिति में आप ट्रांसफर करते हैं, तो अत्यधिक सामान्यीकरण वाला त्रुटि हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने का उद्देश्य है। समांकन योजना निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से प्रश्न। उत्तर देखिए, बिल्कुल प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण निर्माण के समांकन की योजना की, तो निर्माण संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना ये सही है, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना ये भी सही है, तब तो आप टेस्टिंग करेंगे। छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, बिल्कुल जांच के उपरांत आप बच्चों की कठिनाइयों का निर्धारण करेंगे, उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे लेके चलूंगा मैं। CCE प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता है? अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि CCE का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में इसका फुल फॉर्म बताया है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे CCE का फुल फॉर्म। इसके ऑप्शन देखेंगे 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100, 71 से 80। यह ग्रेड प्रणाली के बारे में पूछा है। A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कर लेंगे 81 से 90%, 81 से 90%। अब मुझे बताइए, CCE का फुल फॉर्म आपने लिख लिया होगा, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। हिंदी में लिखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। चलिए आगे लेके चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ये वाला प्रश्न तो कई बार कराया मैंने, देखेंगे ऑप्शन देखेंगे आप लोग। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। उपचारात्मक शिक्षण, देखिए, जब हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की, मतलब उपचार करना, तो छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना भी सही है, छात्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये नहीं है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना ठीक है, छात्रों की प्रगति का ज्ञान करना ये भी सही है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण की, तो हमारे पास कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। जब हम किसी चीज़ का पता लगाते हैं, तो त्रुटियों का पता लगाना आपका आंसर हो जाएगा, मतलब बच्चे कहाँ त्रुटियाँ कर रहे हैं उसके बारे में जानना, ये ज़्यादा उत्तर आपका सही लग रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे लेके चलूँगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 9 नंबर प्रश्न। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? ये प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे लेके चलता हूँ मैं। सस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सस्वर वाचन का अभ्यास करना, उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या होगा? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। सस्वर वाचन अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन, देखिए जब हम बात करते हैं इनको एक एक करके समझना। आदर्श वाचन, आदर्श वाचन ऐसा कि टीचर बोले फिर बच्चे पढ़ें, मतलब उसको अनुकरण करें, ये आपका आदर्श वाचन कहलाता है, और आपका उत्तर यही हो जाएगा आदर्श वाचन, ठीक है। सस्वर वाचन का
प्रमुख साधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 प्रश्न हो गए हैं। 10 में आप लोगों ने कितने सही किए हैं मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। 10 में आप लोगों ने कितने सही किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से? बच्चे मौन वाचन कब से शुरू कर लेते हैं? बिल्कुल प्यारे मित्र, आपका उत्तर जाएगा तीसरी कक्षा से। ये प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। तीसरी कक्षा से मौन वाचन शुरू करना चाहिए। आगे चलते हैं। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? बहुत प्यारा प्रश्न, ये भी तथ्यात्मक प्रश्न है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डैचेट की, स्मिथ की, ब्रायन की, पिंटरन की? ध्यान रखना, ब्रायन साहब की, ब्रायन साहब की है साइलेंट रीडिंग रचना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाएं जो होती है ना, उसको कौन सा साधन दूर कर सकता है बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ध्यान रखना है, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर रेडियो की सीमाओं को दूर कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। लिंगबा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? प्रश्न देखिए, लिंगबा फोन के बारे में पूछ रहा है। दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य। देखिए, दृश्य मतलब ये नहीं कि आप किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, ये नहीं। दृश्य मतलब जिस वस्तु को देखकर आप कुछ गतिविधि सीख पाते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर में आप सुनते बस नहीं हैं, जो चीज़ें सुनाई जा रही हैं उसको आप देख भी पा रहे हैं, है ना। तो कंप्यूटर के द्वारा आप श्रव्य साधन और दृश्य साधन दोनों हैं। कंप्यूटर क्या है? श्रव्य भी है और दृश्य भी है ना। तो यहाँ पर लिंगवा फोन कैसा होता है? दृश्य होता है, श्रव्य होता है, दृश्य श्रव्य दोनों होता है। ये सिर्फ श्रव्य होता है ना। लिंगवा फोन से हम सुनते बस हैं। आगे चलिए, 15 नंबर प्रश्न। अभी आपके पूरे पेडागोजी के प्रश्न 15 प्रश्न ये हो गए। अब हम किस पे जाएंगे? अनसीन पैसेज में जाएंगे। जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसी की पूर्ति करता हो तो वह कहलाएगा। देखिए, हमने जब परीक्षण करते या मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक वैधता होती है, एक विश्वसनीय होती है, विश्वसनीयता, ऐसी व्यापकता भी होती है, ऐसे करके। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं। उनमें से आपसे पूछा है, कोई भी परीक्षण आप बनाते हैं, यदि वह उसी उद्देश्य के लिए बनाते हैं तो उसी उद्देश्य की यदि पूर्ति करता है तो वह किस प्रकार का परीक्षण कहलाता है? ध्यान रखेंगे, ये वैध परीक्षण कहलाता है, मतलब वो वैलिडिटी है। और विश्वसनीय परीक्षण मतलब ऐसा कि परीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद उसके उत्तर में कोई परिवर्तन न आए। मतलब जो आंसर या फिर जितने अंक किसी अन्य टीचर ने दिए उतने ही अन्य किसी अन्य टीचर ने दिए हों तो वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी ये पैसेज वाले प्रश्न लेके आ गया हूँ मैं। पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। हम सीधे प्रश्न पे चलेंगे। कवि की प्रार्थना है। देखिए प्रश्न देखिए, कवि की प्रार्थना किससे है? विपत्तियों से बचने की, विपत्ति नहीं आने देने की, विपत्तियों से ना डरने की, विपत्तियों से लड़ने की। प्रार्थना किससे है? अब चलिए पेशेज की ओर। यही प्रक्रिया आप पेपर में भी करेंगे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊँ भय, कभी न विपदा में पाऊँ भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूँ सदा जय, कोई नहीं सहायक ना मिले, मैं अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में मानू छय। देखिए, अब कवि की प्रार्थना है, क्या है? विपदाओं से बचने की है? नहीं। विपत्ति नहीं आने देने की? नहीं। विपत्तियों से ना डरने की? विपत्तियों से लड़ने की। विपत्तियों से ना डरने की, कोई भय ना आए लिखा है ना उसमें, हाँ सी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं, सॉरी। दुख से पीड़ित होने पर कवि चाहता है, क्या चाहता है? सांत्वना पाने की, दुखों को जीतने का वरदान, सुखपूर्वक रहने का वरदान, दुख सहने की शक्ति। अपन ने पैसेज पढ़ा ना, देखिए ध्यान से क्या लिखा है? दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो संतापना नहीं सही। मतलब दुख ताप से व्यथित चित्त को, परेशान चित्त को संतापना ना मिले, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जाए, मतलब दुख में हमेशा सदा विजय पाऊं, ऐसा है। तो सांत्वना पाने की नहीं, दुख को जीतने का वरदान ठीक है, सुरपूर्वक रहने का वरदान नहीं, दुख सहने की शक्ति नहीं, दुख को जीतने का वरदान ऐसा मिले।
सहायक ना मिलने की स्थिति में कभी चाहता है, क्या चाहता है, सहायता ना मिलने की स्थिति में वह भी रुक जाएगा, वह अकेला नहीं रह पाएगा, उसका बल कम ना हो, दुख को सहता रहेगा। सहायता ना मिलने पर क्या लिखा है देखिए, सहायता ना मिलने पर क्या करेगा वो, कोई नहीं सहायक मिले, दुख में कर सकूं सदा जाए, कोई नहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, मतलब अपना बल ना डिगाम, हानि उठानी पड़ी जगत में, लाभ अगर बचना नहीं तो भी मन में न मानू क्षय, मतलब वो लड़ना नहीं छोड़ना चाहता है ना, वो अडिग रहना चाहता है। देखिए यहाँ है, तो दुख को सहता रहेगा, उसका बल कम ना हो, उसका बल कम ना हो, ऐसा वरदान वो चाहता है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर दोगे आप, हर प्रश्न को पढ़ के अनसीन पैसेज में जाना है। करुणामय शब्द का अर्थ है करुणा करने वाला, करुणा से ओतप्रोत, करुणा का पुतला, करुणा का अवतार। करुणामय मतलब करुणा से ओतप्रोत, जिसके अंदर करुणा हो, है ना, तो करुणा से ओतप्रोत। आगे चलते हैं। तो भी मैं मन में न मानो क्षय, पंक्ति में अलंकार है। देखिए, तो भी मैं मन में न मानो क्षय, पंक्ति में अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो भी मैं मन में न मानू भय क्षय। देखिए, ना शब्द की ना अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है ना सब जगह, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, है ना। ठीक, चलिए 20 प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 20 प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं। पद्यांश में कवि का संदेश है कि क्या संदेश है, विपत्तियां सहन करते रहना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, मनुष्य को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, आत्मबल की रक्षा करनी चाहिए। बताएंगे। मनुष्य को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं दूसरे अनसीन पैसेज की ओर। ये रहेगा आपका गद्य। गद्य को नहीं पढ़ना है, सीधे आपको प्रश्न पढ़ना है, फिर गद्य को पढ़ के उत्तर देना है। आज के शिक्षा क्रम में अभाव है, किसका अभाव है, सभ्यता का, संस्कृति का, चारित्रिक गठन का, बल का। अब ऑप्शन वो देखिए, पैसेज देखिए। आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है। देखिए पहले ही आ गया, तो चरित्र गठन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे, हमारी संस्कृति में अत्यंत सुंदर और मधुर संबंध था। हमारी संस्कृति में किसका, राजा प्रजा का, गुरु शिष्य का, माता पिता का, पिता पुत्र का। देखिए सीन पैसेज देखिए। और न कोई महत्व दिया जाता है। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। किसका, गुरु और शिष्य का। आ जाएगा उत्तर आपका सेकंड नंबर, गुरु और शिष्य का। चलिए आगे चलते हैं। गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझता था। कौन, शिष्य, शिष्य के माता पिता, समाज, आश्रम में रहने वाले। देखिए कौन समझता था, इसका कारण यही था कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्य को पुत्रवत मानते थे और उस पर स्नेह करते थे। शिष्य गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझता था। शिष्य है ना, इसका उत्तर जाएगा शिष्य, शिष्य आपका उत्तर जाएगा शिष्य। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संबंध घनिष्ठ हुए बिना नहीं रहता। कौन सा संबंध घनिष्ठ हुए बिना नहीं रहता, व्यापारिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक। दिखेंगे गुरु शिष्य, बिल्कुल यहाँ हो गया। गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता था और गुरु शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध, जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तक पढ़ा देने मात्र का संबंध होता है, न रहकर आध्यात्मिक संबंध हो जाता था, जो घनिष्ठ हुए बिना नहीं रह सकता था। मतलब घनिष्ठ संबंध कब होता था, जब आध्यात्मिक संबंध हो, आध्यात्मिक रूप से आप संबंधित हो, तब आपका संबंध कैसा होता था, घनिष्ठ होता था, मतलब पक्का होता था। ठीक है, चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। आए दिन समाचार पत्रों में शिक्षक विद्यार्थियों के संबंध में पढ़कर मन प्रसन्न हो उठता है, मन खिन्न हो जाता है, मन पुनः पढ़ने को करता है, मन क्रोधित हो जाता है। देखिए यहाँ पेसेज में आएंगे। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ जाता था। आए दिन समाचार पत्रों में शिक्षार्थियों और शिक्षकों के संबंधों में ऐसी ऐसी भयंकर बातें पढ़ने को मिलती हैं जिनसे हृदय अत्यंत खिन्न हो उठता है। मतलब क्या हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है ना, मन क्या हो जाता है, खिन्न हो जाता है। अब इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे, मन क्या हो जाता है, खिन्न हो जाता है। ठीक है, आगे लेके चलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड तक बने रहना प्यारे मित्रों, थोड़े प्रश्न और हैं। शिक्षकों को छात्रों में आए पतन का कारण है। शिक्षक और छात्रों में आए पतन का कारण क्या है, नैतिकता का अभाव,
इसके बाद आपका हो जाता है भौतिकता का अभाव, समझदारी का अभाव, ज्ञान का अत्यधिक विकास। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। अब पैसेज देखिए आप लोग। मेरी समझ में इसका मौलिक कारण चरित्र गठन पर ध्यान देना और छात्रों पर शिक्षक वर्ग के नैतिक प्रभाव का ना होना ही है। मतलब क्या, नैतिकता का अभाव होना ही उनके संबंधों को बेकार करता। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नैतिकता का अभाव। आगे चलते हैं। आध्यात्मिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय, अब आप लोग बताएंगे आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। अधिमिक, अधिक, आधि इक, आदि इक। बताएंगे। बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर हो जाएगा अधिधन एक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। उत्तर बताएंगे आप लोग। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद करिए। उत्तर इसका संशोधन कृति, समधन कृति, समधन कृति, संधन कृति। ये वाला जो बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे ऐसे वाला कर लेना, हलंत वाला। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा हो जाएंगे बताएंगे। बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा यदि आप ऐसा करेंगे तो समधन कृति। ठीक है, संस्कृति। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, पिता तुल्य शब्द में समास है। पिता तुल्य शब्द में समास बताइए। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। पिता तुल्य। देखिए, जब हम बात करते हैं दो शब्दों के बीच में यदि योजक चिन्ह का लोप हो जाए तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास आएगा। पिता तुल्य में शब्द में समास है ना, पिता तुल्य। एक मिनट, द्वंद्व समास नहीं आएगा, यहाँ तत्पुरुष समास आना चाहिए। पिता के समान है ना, पिता के समान, तो पिता तुल्य। ठीक है, द्वंद्व समास नहीं आएगा, तत्पुरुष समास आएगा, पिता के समान। ठीक है, चलिए तो ये थी आज के सुपर प्रश्न। प्यारे मित्रों, आप सबके साथ मैंने साझा किया। शेयर करना है दबा के। प्लेलिस्ट सभी विषयों की बनी हुई है, जाके देख लीजिए, पढ़िए, तैयारी करिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।